हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो फिर से एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने अपनी पिछली सिलाई मशीन की वीडियो डाली थी, तो उसमें मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें कुछ व्यूअर्स ने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करी थी और उनके सॉल्यूशंस मांगे थे। तो आज की मेरी वीडियो फिर से सिलाई मशीन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर होने वाली है, जिसमें मैं उन प्रॉब्लम्स के ही सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आई होप आपके लिए वो यूज़फुल रहेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरा पहला हैक होने वाला है इस तरीके की सुइयों को लेके, जिसका काम तो हमें सिलाई के टाइम पे होता ही है। कभी हमें हाथ की सुई की ज़रूरत होती है और कभी हमें मशीन की सुई की ज़रूरत होती है। तो हमें सुई को निकालने के लिए इस तरीके के हमारे पैकेट में हम रखते हैं। मोस्टली निकालने के लिए हमें बार बार बॉक्स खोलना पड़ता है और सुई निकालनी पड़ती है, जिससे कि हमारा काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बढ़िया टिप लेकर आई हूँ कि जिससे कि आपका टाइम भी नहीं ख़राब होगा और आपको जब ज़रूरत होगी मिनटों में आपकी सुइयाँ आपको मिल भी जाएंगी। तो इसको अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं जो हैक लेके आई हूँ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। उसके लिए आपने क्या करना है, आप अपने घर पे कोई भी इस तरीके की गोल या चौकोर जैसी भी डिब्बी हो, आप उसको डिब्बी को ले लें। उसके बाद हमें लेना है इस तरीके से स्क्रबर, जो कि हमारे घर पे होता ही है, जिसका इस्तेमाल हम बर्तन साफ़ करने के लिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके की डिब्बी लेके अपने स्क्रबर को इसके अंदर रख देंगे। और अब हमें क्या करना है, इस तरीके की जो फोम की शीट्स होती हैं वो हमारे घर पे अवेलेबल होते ही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपनी फोम की शीट को रख देंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे हम अपनी सुइयों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से आप अपनी सुइयों को इसके अंदर डाल के रख दें, चाहे आपकी मशीन की हो या हाथ की सुई हो। ये देखिए, इस तरीके से आप अपनी सुइयों को इस तरीके के बॉक्स में डाल के रखें। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपकी सुइयां जब आपको ज़रूरत होगी तो आप फटाफट इस बॉक्स को अपनी मशीन के पास रखेंगे। जब आपको ज़रूरत होगी इसमें से आप अपनी सुइयां, ऑल पिन, जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें अपनी सिलाई के काम के लिए चाहिए होती है, तो हम इजीली इसमें से निकाल पाएंगे। और जब हमारी ज़रूरत ख़त्म होगी तो हम इसको पैक करके रख देंगे। एक तो फ़ायदा इससे क्या होगा कि आपकी ये डिब्बी बंद होगी, आपकी सुइयां इसमें कवर होकर रहेंगी, तो हमारी सुइयों में किसी टाइप का भी जंग नहीं लगेगा। और दूसरा ये फ़ायदा है कि जब भी हम इसमें से निकालते हैं तो आपकी सुइयां जो है हमारे स्क्रबर के साथ रगड़ खाएंगी और रगड़ खाने से जो है इनकी शार्पनेस हमेशा बरकरार रहेगी। और अगर आपकी बाई चांस सुइयों में शार्पनेस भी ख़त्म हो गई है तो भी आप 2-3 बार इसको इस तरीके से करें, तो इससे आपकी सुइयों की शार्पनेस भी तेज़ हो जाएगी। और जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप बॉक्स को बंद करके जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं। और जब आपको ज़रूरत हो तो आप अपनी मशीन के पास इस बॉक्स को रखें और ज़रूरत हो इसमें से अपनी सुइयाँ आराम से निकाल लें। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। पिछले हैक में तो मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपनी मशीन और हाथ की सुइयों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जब भी हम अपनी सुइयों का काम करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक हम इसका इस्तेमाल ना करें तो धीरे धीरे इनकी शार्पनेस जो है ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया हैक मैं शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपकी सुई की भी शार्पनेस ख़त्म हो जाए तो आप उसको कैसे शार्प कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, इस तरीके का नेल कटर तो हम सबके घर पे होता ही है। नेल कटर में आपने देखा होगा एक हमारा फाइलर भी बना होता है। तो जो नेल फाइलर होता है उसके ऊपर हम अपनी सुइयों को इस तरीके से रगड़ें। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी सुइयों की शार्पनेस तो तेज होगी होगी और साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि इनकी शार्पनेस ख़राब हो जाती है तो ये हमारे कपड़े पे अटकती हैं या अपने हमारे कपड़े को खींचना शुरू कर देती हैं, कहीं से ये ऊंची नीची हो जाती हैं। तो ऐसा करने से आपके सुई जो है इक्वल हो जाएगी और आपकी सुइयों की शार्पनेस भी तेज हो जाएगी। अगर आपके सुइयों पे थोड़ा बहुत जंग भी लगा है वो भी इसकी मदद से हट जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है मशीन की क्लीनिंग को लेके। अगर हमें अपनी मशीन को चाहते हैं कि ये सालों साल हमारी अच्छी तरीके से चलती रहे और नई बनी रहे, तो उसके लिए हमें इसकी क्लीनिंग करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। पिछले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि आप इसकी क्लीनिंग किस तरीके से पेंट ब्रश से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर पे पेंट ब्रश अवेलेबल ना हो तो आप क्या करें। तो उसको क्लीन करने के लिए आप इस तरीके के टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने टूथब्रश को ऐसा बनाया हुआ है। अगर आपने इसकी वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको बता दूंगी कि ये इस तरीके से कैसे बनता है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर वाले पार्ट्स को तो ईजिली क्लीन कर सकते हैं और इसके अंदर वाले पार्ट्स को क्लीन करने के लिए ये देखिए, जो इसका अंदर वाला पार्ट होता है वहाँ पे क्लीन करने के लिए हम तो आप क्या कर सकते हैं, इसके इस वाले पार्ट से जहाँ जहाँ तो आपका ये वाला ब्रश जाता है वहाँ तो आपके
आप जो है इसके इस वाले पार्ट से इसको क्लीन कर सकते हैं। और कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे भी हमारे ब्रश के ब्रिसल्स नहीं पहुँच पाते, उस जगह के लिए आप ये वाले छोटे छोटे ये जो पार्ट्स हैं, इस तरीके से जो स्ट्रेट वाला पार्ट है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मैं ऐसे कर रही हूँ। अब ये वाली जगह है, यहाँ पर हमारा ये ब्रश तो पहुँच नहीं पाएगा, ये देखिए यहाँ पे फंस रहा है। तो इसको हम कैसे क्लीन करें? इसको क्लीन करने के लिए मैंने ब्रश को इस तरीके से बना रखा है, तो आप इस वाले हिस्से में इस तरीके से ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। देखिए आप देख ही पा रहे होंगे कितने आसानी से मैं ये जो पार्ट्स हैं इसको इसकी मदद से क्लीन कर रही हूँ। और ख़ासकर जो हमारा ये बॉबिन वाला पार्ट होता है, इसके अंदर हमारा ये देखिए धागा फंसा होता है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा धागा फंस जाता है। तो हमें इसको क्लीन करने के लिए कई जगह ये हमारा जो स्पार्ट वाला हिस्सा है, ये जो स्ट्रेट वाला होता है, ये हमारा नहीं जाता, तो उस जगह पे हम इस वाले ब्रश के ब्रिसल्स के साथ इसको क्लीन कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर कोई भी हमारा धागा फंसा हो वो आसानी से निकल जाए। आई होप आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि जहाँ पे भी उसका स्ट्रेट पार्ट नहीं जा रहा, मैं इसके आगे वाले पार्ट से इसको जो है क्लीन कर रही हूँ। और हमें मशीन में जब भी तेल देना हो तो हमें सबसे पहले मशीन को क्लीन करना चाहिए और उसके बाद ही इसमें तेल दें। और कभी भी ये गलती ना करें कि बिना क्लीन किए हुए आप मशीन को तेल दें। उससे क्या होगा, आपका जितना भी डस्ट है वो सारा का सारा मशीन के अंदर चला जाएगा और आपके सारे पुर्जे खराब हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। हमने मशीन की क्लीनिंग तो कर ली, अब हमारा अगला स्टेप होता है कि इसको हमें ऑयलिंग करने का। तो ऑयलिंग करने के लिए हम ज़्यादातर इस तरीके की बॉटल का इस्तेमाल करते हैं जो कि मार्केट में मिलती है, इसी से हम इसके अंदर ऑयल डालते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जैसे ही हम इसके अंदर ऑयल डालते हैं तो ये ऑयल जो है इसके अंदर तो जाता है, लेकिन आधे से ज़्यादा हमारा ऑयल वेस्ट हो जाता है इसके बाहर वाले पार्ट्स पे। ये देखिए मैं डाल रही हूँ, तो बाहर जाता है और आधा जो है हमारा इसका बाहर लग जाता है। और दूसरी बात ये है कि हमारी बॉटल भी जो है सारी की सारी तेल से ख़राब हो जाती है। और इसको जब हम ऑयलिंग करने के बाद किसी सरफेस पे रखते हैं तो वो हमारा सरफेस भी ख़राब हो जाता है, उसके ऊपर भी ऑयल लग जाता है। तो उसके लिए ये है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है कि जब भी आपको इसको ऑयलिंग करें, इसके बाद एक तो इसकी कैप को अच्छी तरीके से बंद करके रखें। लेकिन कई बार ऐसा होता है बंद करने के बावजूद भी थोड़ी सी बॉटल टेढ़ी होती है, तो उसमें से थोड़ा बहुत लीक होता ही रहता है। तो उसके लिए इस्तेमाल करें आप अपने घर में पड़ी हुई इस तरीके से पुरानी सॉक्स का। आपने क्या करना है, इस तरीके से कोई भी सॉक्स लें पुरानी और इसके अंदर अपनी इस बॉटल को डाल दें। मेरे पास तो सॉक्स थोड़ी बड़ी है, अगर आप बच्चों की सॉक्स इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगी, वो इसके हिसाब से पूरी फिट आ जाएगी। तो आप इस तरीके से इसको डाल के रखें, तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल जो भी इसमें से लीक होगा, गिरेगा, वो इसको जो सॉक्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और आप जिस भी सरफेस पे इसको रखेंगे वो सरफेस आपके ऑयल से गंदा भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका ऑयल बार बार मशीन के ऊपर गिरता है तो आप जो भी कपड़ा सिलते हैं तो वो आपके कपड़े के ऊपर भी तेल लग जाता है, जिससे कि आपका कपड़ा भी खराब हो जाता है। चलिए, इस हैक में तो मैंने आपको बताया कि आप अपने मशीन के जो जैसे बड़े बड़े होल्स होते हैं उसके अंदर आप इस बॉटल की मदद से आप ऑयलिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे मशीन के अंदर वाले पार्ट्स जो कि काफ़ी छोटे पार्ट्स होते हैं, अगर हम इनके अंदर ऑयलिंग करते हैं तो आपने देखा होगा जैसे ही हम बॉटल से इसके अंदर ऑयलिंग करते हैं तो ऑयल इसके अंदर ना जाकर आधे से ज़्यादा ऑयल तो हमारा बाहर गिर ही जाता है। मैं अभी आपको इसमें डाल के दिखाती हूँ कि जैसे कि मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तो एक तो ये अच्छी तरीके से हमारी बॉटल इसमें सीधी नहीं हो पाती और ढंग से तेल नहीं जा पाता और आधे से ज़्यादा तेल ये देखिए हमारा गिर जाता है, जिसके कारण हमारे पैसे तो वेस्ट होते ही हैं और हमें बार बार नया ऑयल की बोतल खरीद के लेके आनी पड़ती है। और ढंग से कई बार तो ऐसा होता है कि ऑयल इसके अंदर जा भी नहीं पाता, हमें लगता है कि शायद हमने ऑयलिंग कर दी है, ऑयल इसके अंदर चला गया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ऑयल इसके अंदर जा ही नहीं पाता और आधे से ज़्यादा ऑयल हमारा गिर जाता है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए मैंने ऑयलिंग करी है, आधे से ज़्यादा तेल इसके यहाँ लगा हुआ है और हमारे नीचे भी सरफेस पे गिर जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को और खासकर इसके अंदर वाले पार्ट्स जहाँ पे भी हमें ऑयलिंग करनी होती है उसके लिए बहुत ही बढ़िया मैं हैक लेके आई हूँ जो कि आपने आज तक यूट्यूब में पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस तरीके की सिरिंज का। अगर तो आपके घर पे है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके घर पे नहीं है तो ये मार्केट में ईजिली सस्ते दामों पे मिल जाती है, आप इसको लेकर आ सकते हैं। और आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पर भी आपको ऑयलिंग करनी है आप इसकी मदद से कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके अंदर ऑयल डाल लिया है, अब इसकी मदद से मैं आपको सारे पार्ट्स में ऑयल डाल के दिखाऊंगी। इससे ना तो हमारी ऑयल की वेस्टेज होएगी और साथ में जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसमें भी ऑयल ईजिली चला जाएगा। अब ये देखिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, जरा सा भी हमारा ऑयल बाहर नहीं गिरेगा और इसकी मदद से ऑयल आराम से इसमें चला जाएगा। ये तो मैंने ऊपर के पार्ट जो थे उसमें मैंने दिखा दिया, अब आपके अंदर वाले पार्ट्स में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए हमारे अंदर वाले पार्ट्स हैं, इस वाले हिस्से में जो हमने डाला था बाहर गिर गया था, अब इसकी मदद से हम इसको अंदर डाल सकते हैं सिरिंज को
और इसकी मदद से आराम से इसके अंदर ऑयलिंग कर सकते हैं। ये देखिए इसमें चला गया। अब हमारे ये वाले पार्ट्स हैं, इसमें भी हम इसकी मदद से इजीली कर सकते हैं। इसमें भी चला गया। जहाँ जहाँ भी आपके होल्स हैं, जहाँ पे आपको लगता है जिन पार्ट्स में हमें ऑयलिंग करनी है, ये देखिए ये हमारे हैं, यहाँ हमने ऑयलिंग करनी है, जिसमें हमारी बॉटल नहीं जा सकती, हम सिरिंज की मदद से इसमें ऑयलिंग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक एक रिक्वेस्टेड हैक होने वाला है, जिसमें मेरे किसी व्यूअर ने पूछा था कि मैम आप ये बताइए कि कई बार हम अपने जो हमारा ये हैंडल होता है, हम इसके अंदर ऑयलिंग भी कर देते हैं, उसके बावजूद भी हमारा हैंडल काफ़ी टाइट चलता है। तो उसके लिए आपका ये सोल्यूशन है कि अगर आपका ऑयलिंग देने के बाद भी आपका हैंडल टाइट चल रहा है, तो सबसे पहले तो आप करें कि आप इसके जो है मशीन में ऑयलिंग करें। ऑयलिंग करने के बाद आप इसको आधा 1 घंटे के लिए धूप में ज़रूर रखें, ताकि इसके अंदर जो भी आपका तेल वेल जमा है या डस्ट जमा हुआ है वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाए। और उसके बाद आप इसको ऑयलिंग करने के बाद एक साफ़ कपड़े के ऊपर इसको चलाएं। अगर उसके बावजूद भी अगर आपका ये हैंडल टाइट चल रहा है, तो उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि आपके इधर की साइड में, अंदर की साइड जहां हमारा बॉबिन लगता है, वहां पे आपका कोई ना कोई धागा फंसा हुआ है, जिसके कारण आपका ये जो हैंडल है वो भारी चल रहा है। तो आप अच्छी तरीके से इसके अंदर की तरफ भी इसकी क्लीनिंग कर लें और उसके बाद आप अपने हैंडल को चलाएं, तो आपका हैंडल जो है आई होप बिल्कुल ठीक काम करेगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये टिप आपके लिए काम आई कि नहीं आई। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। हाथ वाली सुई को तो मैंने आपको बता दिया, अगर उसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाए या जो टूट वूट जाए या कट जाए, तो उसकी कैसे शार्पनेस आप तेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि कई बार हमारी मशीन की सुई भी, हम कोई मोटा कपड़ा करते हैं या पतला कपड़ा करते हैं, जिससे हमारी सुई की जो शार्पनेस है आगे की, वो नोक जो है वो थोड़ी सी ख़राब सी हो जाती है, जिसके कारण जो है हमारे वो कपड़े पे जब हम चलाते हैं तो वो उसको खींचती है कपड़े को, जिसके कारण हमारा जो स्टिचिंग बहुत ख़राब हो जाती है और कई बार तो हमारा कपड़ा या सूट भी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आप अपने मशीन की सुई की शार्पनेस को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये इसका थोड़ा बहुत भी इसकी नोक जो कटी हुई है उसको कैसे ठीक ला सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है कोई भी इस तरीके से कपड़ा। तो हम क्या करेंगे, इसके फुटरेस के नीचे पहले हम बिछा देंगे कपड़ा, और कपड़ा बिछाने के बाद ये जो हमारा स्क्रबर है इसको अच्छी तरीके से फ्लैट कर लेंगे, खोल लेंगे, और इसके फुटरेस के नीचे हम इसको इस तरीके से डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें चलानी है इसके ऊपर मशीन। और मशीन चलाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि आपके मशीन में कोई भी धागा ना हो, आपने सिर्फ खाली मशीन चलानी है। ये देखिए इस तरीके से हम मशीन चलाएंगे तो क्या होगा, हमारी सुई इस स्क्रबर के कारण ऊपर नीचे जाएगी और इससे रगड़ खाएगी। रगड़ खाने से क्या होगा, इसकी आगे कोई भी नोक जो कटी फटी होगी वो भी ठीक हो जाएगी, और साथ साथ आपकी मशीन की सुई की शार्पनेस भी तेज हो जाएगी। चलिए इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने कुछ वीडियोस में देखा था कि जिसमें लोगों ने ये बताया हुआ था कि अगर आपने मशीन की सुई की शार्पनेस तेज करनी है तो आप इसको इसी तरीके से विदाउट कपड़े के ही आप इसके अंदर डालकर आप इसकी मशीन की सुई की शार्पनेस को तेज कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी मशीन के ख़राब होने के चांसेस है, क्योंकि इसको जब हम विदाउट कपड़े के हम इसको चलाते हैं तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स भी कई बार निकल सकते हैं, और आपका जो ये स्क्रबर है आपके फुटरेस्ट के ये जो नीचे के दांत जो बने होते हैं इसमें भी फंस सकता है, जिसके कारण आपकी मशीन ख़राब हो सकती है। तो इसलिए भूलकर भी ये गलती ना करें। जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो उससे पहले आप एक कपड़ा जरूर नीचे लगाएं, और इसके बाद आप इसको लगाकर आप अपने मशीन की सुई को शार्प कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बिना कपड़े के आपको इसको चलाकर दिखाती हूँ कि इससे देखिए कि आपको क्या पता चलेगा कि किस तरीके से आपकी मशीन का नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी टिप को फॉलो करें तो उसको अच्छी तरीके से एक बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जो भी टिप्स दिखाती हूँ उसको पहले मैं खुद फॉलो करती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ताकि आपका किसी भी टाइप से कोई भी नुकसान ना हो। अब ये देखिए अगर आप विदाउट कपड़े के आप इसके अंदर करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये आपके सामने ही मैं चलाकर दिखा रही हूँ। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। अब ये देखिए एक तो ये हमारा इसके अंदर फंस जाता है, ये देख पा रहे हैं आप, ये हमारा इसके नीचे फुटरेस्ट में फंस गया, और जहां हमारा बॉबिन जाता है वहां पे इसके जो ये रेशे हैं ये फंस जाते हैं, और फंसने के बाद ये आपकी मशीन को खराब कर सकते हैं। तो भूलकर भी आप ये गलती ना करें। अगर आप
किसी टिप को देखते हैं तो उस टिप का आप सोच समझकर इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो खाली अपने टिप्स को डालते हैं और अपने लाखों की कमाई करते हैं इस तरीके से हैक को डाल के या टिप्स को डाल के। लेकिन जब हम उसको अपनी असल जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा काफी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आप जो भी टिप्स देखें तो उसको सोच समझकर ही इस्तेमाल करें। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक भी काफ़ी रिक्वेस्टेड हैक होने वाला है, जिसमें मेरे से किसी एक व्यूअर ने पूछा था कि मैम अपने बॉबिन केस को भी जो है साफ़ करने की कोई ट्रिक बताइए कि इसको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए कि ये मेरा बॉबिन है, इसको मैंने काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं किया था और इसको मैंने अपनी मशीन के ही बॉक्स में डाल रखा था। अब ये देख सकते हैं ये कितना गंदा हो चुका है। तो इसको क्लीन करने का आसान तरीका ये है कि आप पहले तो लें एक कोई भी इस तरीके से सॉफ्ट सा कपड़ा, उसको आप गीला कर लें। गीला करने के बाद आप इसको बाहर से अच्छी तरीके से पहले तो बाहर से इसको क्लीन करें। अब ये हमारा बाहर से तो क्लीन हो गया। अब मेन बात होती है अंदर क्लीन करने की, क्योंकि अंदर तो हमारा कपड़ा जा नहीं सकता, तो हम इसको अंदर क्लीन कैसे करें। इसको क्लीन करने के दो तरीके हैं। आप ये लें इस तरीके का ब्रश जो मैंने कि स्पेशल इसके लिए ही बना रखा है। इसको आप जो है इसके अंदर ये देखिए डाल रही हूँ मैं, कितनी आसानी से इसके अंदर का डस्ट को ये जो है क्लीन कर रहा है। इसके ऊपर ब्रश के ऊपर थोड़ी सी ऑयल लगा लें और जिसके कारण जो है ये आपका जो है अंदर बॉबिन को क्लीन भी कर देगा और साथ में इसके अंदर जो है ऑयलिंग भी हो जाएगी, जिसके कारण ये आपका रस्ट भी नहीं पकड़ेगा और आपकी बॉबिन जो है बहुत आसानी से इसके अंदर काम करेगी। एक तो तरीका हुआ, इस तरीके से ब्रश की मदद से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का ब्रश नहीं है तो दूसरा तरीका इसको क्लीन करने का है, आप लें इस तरीके की ईयरबड का। ईयरबड के ये जो दो एंड्स होते हैं उसमें से पहले सिंगल वाले जो पहला वाला जो एंड है उससे आप पहले जो सूखे वाले एंड से आप इसके अंदर के डस्ट को क्लीन कर लें। इसके अंदर जितना भी डस्ट है वो साफ़ हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि मेरी बड कितनी ख़राब हो गई है। और दूसरा काम क्या करना है, अब हम लेंगे इसका दूसरे वाला एंड और इसके अंदर जो मैंने कर दी है ऑयलिंग, आप इसके अंदर थोड़ी सी ऑयलिंग कर दें और ऑयलिंग करने के बाद आप इसको इस तरीके से क्लीन कर लें। ये देख पा रहे होंगे आप ये कितना क्लीन हो रहा है। और इससे क्या है, ये आपका अंदर वाला हिस्सा ऑयलिंग करने से एकदम स्मूथ हो जाएगा और इसके अंदर जब भी आप अपनी बॉबिन को चलाएंगे तो आप अपनी शटल को चलाएंगे तो ये आराम से चलेगी, क्योंकि ये हमारा ऑयलिंग करने के कारण बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। और उसके बाद एक दूसरी बड लें और साफ़ सूखी बड लें और सूखी बड से एक बार इसको साफ़ कर दें ताकि जो भी एक्स्ट्रा इसके अंदर ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर ले और आपकी जो है बॉबिन अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला टिप होने वाला है इस तरीके की रील्स को लेके। जब हम इनको विदाउट ऑर्गेनाइज़र के रखते हैं एक ही बॉक्स में डाल के, तो ज़्यादातर इनके थ्रेड्स जो हैं आपस में मिल जाते हैं, जो कि आपस में उलझ जाते हैं, जिसके कारण हमारे रील्स का जो है काफ़ी सारा धागा वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है इस तरीके से, आप चाहे सीज़र ले लें चाहे आप ले लें नाइफ़। तो इसके जो ये ऊपर का एंड होता है इसको आपने इसकी मदद से थोड़ा सा कट लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने कट लगा दी है। अब आपने क्या करना है कि इसका ये वाला जो एंड है इस एंड को आपने इस वाले कट में इस तरीके से फंसा देना है। ये देखिए इस तरीके से फंसा देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका एंड इसके अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा और ये किसी दूसरी वाली रील के साथ भी उलझकर इसका जो थ्रेड है वो ख़राब नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके से कैंची की शार्पनेस को लेके। हमने सुई की शार्पनेस को तो देख लिया, अब हम ये देखते हैं कि हम हमारी कैंची को हम कैसे शार्प कर सकते हैं, क्योंकि कैंची के बिना भी हमारा सिलाई का काम अधूरा रहता है। तो अपनी कैंची को शार्प करने के लिए आप अपने घर में पड़ी हुई कोई भी इस तरीके की सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी बेकार हो चुकी है या आप जिसका इस्तेमाल नहीं करते हैं या जिसकी नोक ख़राब हो चुकी है या जिसके ऊपर जंग वगैरह लग चुका है। तो आप क्या करें, आप इस तरीके से अपनी सीज़र को लें और इसके ऊपर इस तरीके से अपनी जो सुई है उसको आप रगड़ें। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो है कैंची धीरे धीरे शार्प हो जाएगी और आपकी काम करने लगेगी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इसकी सीज़र को लेके कि हम सीज़र को कहाँ ऑर्गेनाइज़ करके रखें जिसके कारण इसकी शार्पनेस भी ठीक बनी रहे और गलती से किसी बच्चे के हाथ पे भी ना लगे। तो उसके लिए मैं आपको एक केस बना के दिखा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपनी कैंची को आसानी से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी इस तरीके से अपने घर में पड़ा हुआ बेकार चार्ट पेपर या कोई भी थिक सा पेपर ले सकते हैं और इसको हम जैसे कि अपने मेहंदी के लिए कोन बनाते हैं उस तरीके से आपने कोन बनाना है।
कोन बना लें। ये जैसे मैंने कोन बनाया है और हमने इस वाले हिस्से को सिक्योर करना है ताकि ये खुले ना। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेलो टेप और यहाँ पे हम एक सेलो टेप लगा लेंगे। इसके एंड्स खुले ना, इसके लिए हम इसके ऊपर एक सेलो टेप लगा लेंगे। ये देखिए हमने सेलो टेप लगा दिया है। अब हमें इसको करना है थोड़ा सा फ्लैट और इसके बाद ये जो ऊपर का फालतू का हिस्सा है हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा केस बन के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर जब भी हमारा काम ख़त्म हो जाए हम अपनी सीज़र को इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपकी समस्याओं का भी समाधान इस वीडियो में हो चुका होगा। अगर आपको कोई और भी इससे रिलेटेड कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलती हूँ नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।